नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविकांत सर। आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में समास टॉपिक में हमारा जो पहला समास था अव्ययीभाव समास, वो चल रहा है। हमने दो नियम लिखा दिए थे, एक उप लिखाया था और एक लिखवाया था, क्या लिखवाया था? अनु, ये लिखवाया था। अब इसके बाद में हम तीसरा जो पढ़ेंगे, नियम पढ़ेंगे अव्ययीभाव समास का, उसका नाम है सह। सह मीन्स क्या होता है? साथ में। ठीक है। उप मीन्स क्या होता है? समीपम। और अनु मीन्स क्या होता है? के बाद में, पश्चात में। बताया था नहीं बताया था? अब आज हम बताएंगे आपको सह। जहां पर भी आपको उप मिल जाए अव्ययीभाव समास में और अनु मिल जाए और उसके बाद में सह मिल जाए, तो वहां पर कौन सा समास करना है? हमें अव्ययीभाव समास करना है। आइए देखते हैं हमारे तीसरे नियम की ओर। अव्ययीभाव समास का तीसरा नियम हमारा है सह। अव्ययीभाव समास में सह का प्रयोग साथ सहितम अर्थ में किया जाता है या होता है, और तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग होता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग होता है। और तृतीय विभक्ति में कौन सा आता है? मान लीजिए हमारा राम का रूप है, तो तृतीय में कौन सा आएगा? रामेण रामाभ्याम रामे, ये आएगा। रामेण रामाभ्याम रामे, ये आएगा। तो देखते हैं इसमें किस प्रकार करेंगे। इसके बाद सीधे उदाहरण देखते हैं, क्योंकि हमने आपको अव्ययीभाव समास की पहचान बताई थी आपको कि अंत में एक तो मैं होना चाहिए। इस प्रकार हमने कृष्णम पढ़ा था और कृष्णम में हमने उप लगा दिया था, तो ये उप वाला हमारा नियम बन गया था। अर्थात आपके समस्त पद में मैं हलंत आ रहा है, नपुंसकलिंग आ रहा है, तो समझ लीजिएगा वो क्या कहलाएगा? अव्ययीभाव समास कहलाएगा। अब सह में, अव्ययीभाव में सह का प्रयोग साथ या सहितम अर्थ में होता है। उप में किसका प्रयोग हुआ था? समीपम में हुआ था। और इसके बाद में अनु में किसका हुआ था? पश्चात में हुआ था। नहीं हुआ था? अब बात करेंगे सह के साथ में, बात करेंगे सह में होता है साथ में। अब इसका हमारा उदाहरण है समस्त पद हो गया, ये समस्त पद हो गया हमारा। यहां पर विग्रह हो गया। समस्त पद हमारे पास है आश्रयम। आश्रयम ये शुरू को शास्त्रियम है, शास्त्रियम। शास्त्रियम यही है। अब शास्त्रियम में सह आ गया। तो कौन सी विभक्ति लगाएंगे? तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग होगा। अर्थात आश्रय में क्या लगाएंगे? आश्रयण और सहितम अर्थ में करेंगे। बताया था समीपम अर्थ में, तो इसमें कौन सा आएगा? सहितम अर्थ आएगा। तो इसका आ जाएगा आश्रयण सहितम। आश्रयण सहितम, ठीक है, ये हमारा हो गया। इसके बाद में मैं लिखूं सचित्रम। सचित्रम देखिएगा प्यारे बच्चों कि हलंत में होता है, अव्ययीभाव समास होता है। एग्जाम में किस प्रकार के आएंगे? शास्त्रीय में आ गया, उपकृष्णम आ गया, उपरामम आ गया, ठीक है, उपगंगा आ गया। तो हमें समास कौन सा करना पड़ेगा? अव्ययीभाव समास करना पड़ेगा। नियम नहीं बताने पड़ेंगे इस नियम से लिया गया, इस नियम से लिया गया, लेकिन बताना कौन सा पड़ेगा? पहचान होगी। हाँ, उप, अनु और तीसरा हमारा क्या आ रहा है? सह आ रहा है। तो सचित्रम और सचित्रम में हमारा क्या आ रहा है? सह आ रहा है, साथ में आ रहा है। तो क्या आ जाएगा? चित्रम का क्या देगा? चित्रेण सहितम। चित्रेण सहितम अर्थात चित्र के साथ, आश्रय के साथ। जहां पर भी आपको विग्रह में सहितम शब्द मिल जाए, वहां क्या करना पड़ेगा? आपको समस्त पद में सह लगाना पड़ेगा। जिस प्रकार आश्रयण सहितम है तो साचर्यम, चित्रण सहितम है तो सचित्रम, ठीक है। अगर मैं मान लीजिए मैं बोलूं आपके साथ कि सागरम नहीं बोलूं, मैं अपने आप कर लिखूंगा इसमें आग्रहेण सहितम कीजिएगा, इसका समस्त पद कीजिएगा। आग्रहेण सहितम, सम्मानेन सहितम, इसका समस्त पद कीजिएगा आप। इसके बाद में आता है तवरया सहितम, क्योंकि हमें
विग्रह और समास पद दोनों आना चाहिए। एग्जाम में किसी प्रकार पूछ सकते हैं। अब हमें कैसे करेंगे? आग्रहेण सहितम, आग्रहेण सहितम क्या हो जाएगा? साग्रहम। ग्रहणम, ग्रहम सॉरी, सहाग्रहम। ठीक है, इसके बाद में सम्मानेन सहितम, तो स सम्मानेन, सम्मानम, क्योंकि लास्ट में क्या आना चाहिए? मैं आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आता है तवरया का क्या आएगा? तव रम। अब क्या आ जाएगा? स लगा देंगे तो स तवरम, स तवरम अर्थात स तवरम तवराहा सहितम, अर्थात तवरा जल्दी के साथ। तवरा में होता है जल्दी के साथ। तो हमारा स का प्रयोग हो गया। और देखता हूं इसके उदाहरण मिल जाएगा आपको। हाँ, यही उदाहरण है इसके। तो अव्ययभाव समास में हमने 3 नियम पढ़ लिए हैं। उप का पढ़ लिया, अनु का पढ़ लिया, सह का पढ़ लिया। अब हमारा चौथा उदाहरण आता है, चौथा नियम आता है, वो है निर का। निर, चौथा नियम आता है हमारा, कौन सा आता है? निर आता है भाई, निर। देखते हैं निर में। चौथा नियम है निर। रैक के नीचे अलंत होना चाहिए कि अवयवी भाव में निर उपसर्ग का प्रयोग लिखेगा। अवयवी भाव में निर उपसर्ग का प्रयोग, निर उपसर्ग का प्रयोग, अवयवी भाव में निर उपसर्ग का प्रयोग अभाव अर्थ में होता है। प्रयोग कहां होता है? क्या होता है? अभाव अर्थ में होता है। अर्थात हम विग्रह करेंगे तब क्या लिखेंगे? अभाव। क्या लिखेंगे? अभाव। इससे पहले वाला क्या था? सह, सह के साथ क्या लिखते थे? सहितम। अनु के साथ क्या लिखते थे? पश्चात। और उप के साथ क्या लिखते थे? समीपम लिखते थे। अब निर के साथ क्या लिखेंगे? अभाव। अभाव, कमी। और विभक्ति कौन से लगाएंगे विग्रह करते समय? षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और बहुवचन का, बहुवचन या एक वचन, एक वचन या बहुवचन का प्रयोग करते हैं। में प्रयोग होता है, में प्रयोग होता है। ठीक है भाई, ये 2 लाइन याद करनी पड़ेंगी आपको हर नियम में। अविभाव समास में 2 नियम है, 2 ही ये नियम में 2 लाइन याद करनी पड़ेंगी आपको बस। एक तो अभाव है, विग्रह करेंगे जब अभाव हो जाएगा, और षष्ठी विभक्ति एक वचन या बहुवचन। इस प्रकार राम का रूप आ गया तो रामस्य रामयो रामानाम, या तो रामस्य लगाएंगे या रामानाम लगाएंगे। ठीक है, अब लिख रहा हूं मैं आपके सामने। उदाहरण हमारे आ रहे हैं। उदाहरण है निर्जनम। निर्जनम तो अब क्या आएगा? निर्जनम अर्थात बहुवचन लगाएंगे तो जनानाम, जनानाम अभाव, जनानाम अभाव। अगर मैं लिखूं निर्मूलम, आप इसका ये भी कर सकते हो, जनस्य अभाव भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि भाई आपने एक वचन नहीं लगाकर बहुवचन कर दिया। जनस्य अभाव भी कर सकते हो, दोनों में से एक कर सकते हैं, कोई सा भी कर सकते हैं भाई। हमारे पास और है निर्मूलम, निर्मूलम तो क्या जाएगा? मूलस्य अभाव, मूलस्य अभाव, अभाव कमी अर्थात मूलों का अभाव। निर्मक्षिकम, निर्मक्षिकम तो क्या लिखेंगे? बताओ क्या लिखेंगे? मक्षी का नाम अभाव है, मक्षी का नाम अभाव है। मक्खियों का अभाव। निर्विघ्नम, निर्विघ्नम
विघ्नम, तो क्या आ जाएगा भैया, विघ्नम अभाव। विघ्नम अभाव लीजिएगा। विग्रह करते समय अभाव आ गया, विग्रह करते समय सहितम आ जाए, समीपम आ जाए, पश्चात आ जाए, अभाव आ जाए, वहां पर कौन सा समास करेंगे, अव्ययी भाव समास करेंगे। कौन समास करेंगे, अव्ययी भाव समास करेंगे, जिसमें आपको शुद्ध लिखना पड़ेगा एग्जाम में, क्योंकि काफी बच्चे क्या लिखते हैं, नाम तो जानते हैं तो लिखते टाइम में क्या करते हैं, अशुद्ध कर देते हैं। तो ये अशुद्धि नहीं करनी है हमें, ठीक है। और देख लेते हैं, अब आपको मैं ये करा रहा हूं, अब मैं लिखूं यहां पर धनस्य अभाव है, धनस्य अभाव है, तो आप खुद कीजिएगा। धनस्य भाव मतलब क्या होता है, धन का अभाव। अगर मैं लिखूं जलस्य अभाव है, जलस्य अभाव है, अब आपके मन में दिमाग में आ रहा होगा कि सर कहीं आप जलस्य लगा रहे हो, कहीं नाम लगा रहे हो, कहां अश्य लगा रहे हो, तो मैंने फिर बोल रहा हूं कि आप एक वचन लगा दीजिएगा, चाहे बहुवचन लगा दीजिएगा, दोनों में लगा सकते हैं, कोई से भी कोई से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं बोलूं कि बलस्य अभाव है, बलस्य अभाव है, तो क्या करोगे आप बताओ, क्या करेंगे। अगर मैं बोलूं, पहले ये लिख लेता हूं फिर इसके बाद बताता हूं, ये हो गया, ये हो गया, धनस्य अभाव अर्थात निर्धनम, ठीक है, निर्धनम। इसके बाद में आता है जलस्य, तो क्या आ जाएगा, निर्जलम। तो क्या हमें किसका प्रयोग करना है, निर का प्रयोग करना है, और निर का मतलब क्या होता है, भाव होता है, कमी होता है। अब क्या देगा, निर्बलम, सही है, निर्बलम, निर्बलम सही है, अर्थात क्या देगा, कमजोर, बलस्य का भाव, बल का भाव। अब लिखू मैं निर्भूषणम, निर्भूषणम, तो क्या लिखेंगे, भूषणस्य अभाव है, या भूषणा नाम अभाव बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, जरूरी नहीं कि यहां पर भूषणस्य लिखूं, भूषणा नाम लिख सकता हूं मैं, अभाव कर सकता हूं, दोनों में से एक कर सकता हूं, या तो ये कर लीजिएगा या ये कर लीजिएगा, एक कर लीजिएगा, भूषणों का अभाव। तो ये हमारा हो गया, कौन सा हो गया, निर का हो गया। अर्थात आपको सिर्फ नियमों में 2 लाइन लिखवानी पड़ेगी आपको, और इसके बाद में आप खुद करोगे। एग्जाम में अभाव आ जाएगा, सहितम आ जाएगा, समीपम आ जाएगा, पश्चात आ जाएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, समास का नाम आपको याद हो जाएगा, ये आपको करने पड़ेंगे। अलंत में मैं लगाना पड़ेगा, तो हमारा अलंत का मैं का मतलब क्या होता है, अव्ययीभाव समास होता है। चलो देखते हैं 5वें नियम की ओर आते हैं। 5वां नियम क्या कहता है हमारा, देखिएगा। 5वां नियम कहता है, 5वां नियम का नाम है हमारा प्रति। क्या नाम है, प्रति। जहां पर प्रति शब्द आ जाए, प्रति नाम आ जाए, तो वहां पर भी क्या करना पड़ेगा, अव्ययी भाव समास करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रति में लिखो, अव्ययी भाव में प्रति उपसर्ग का प्रयोग, अव्ययी भाव में प्रति उपसर्ग का प्रयोग, प्रति उपसर्ग का प्रयोग, प्रति उपसर्ग का प्रयोग, विप्सा, विपैसा, या बार बार, विप्सा या बार बार, विप्सा या बार बार, रुक जाओ, ठीक है, बार बार अर्थ में होता है, अर्थ में होता है, थोड़ा सा कर लगाइए, लेकिन सरल नहीं, ज्यादा कठिन नहीं है। या मूल शब्द, या मूल शब्द, तो समस्त पद में जो मूल शब्द रहेगा उसकी बात कर रहे हैं, का द्वित्व करना है, का द्वित्व करना है।
अर्थात मूल शब्द को, अर्थात मूल शब्द को दो बार लिखेंगे। द्युत मतलब क्या होता है? दो बार, दो बार लिखना है, मूल शब्द को दो बार लिखना है, ठीक है। और प्रयोग क्या करेंगे? द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे। पहचान क्या है इसकी? द्वितीय विभक्ति और एक वचन का प्रयोग करेंगे, का प्रयोग करेंगे, ठीक है। थोड़ा जल्दी लिख रहा हूं, देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अव्ययी भाव में प्रति उपसर्ग का प्रयोग विप्सा, विप्सा मतलब बार बार अर्थ में होता है, या मूल शब्द का द्वित्व, द्वित्व करना, अर्थात मूल शब्द को दो बार लिखना है, और द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग होता है, द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग होता है। आइए हम देखते हैं। पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रतिशब्द देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? प्रतिशब्द देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं बताऊं आपको, और उदाहरण हमारे पास है, अगर मैं लिखूं प्रतिदिनम, बहुत सिंपल है ये, प्रतिदिनम। पहले मैं जब समझा रहा हूं तो पहले समझिएगा, ठीक है। इसके बाद में ही नोटबुक में लिखिएगा। अगर आप ऐसा करोगे कि हम देख भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं, तो एक बार तो एक ही काम हो सकता है, दो बार, एक बार में दो काम थोड़ी ना करेंगे। भाई बाइक चला रहे हैं, और बाइक चलाते समय अगर हम मोबाइल का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? दुर्घटना हो सकती है। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे? पढ़ते टाइम में जब समझा रहा हूं तो समझिएगा, लिखने का टाइम आएगा तो लिख लीजिएगा, वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा, क्या दिक्कत आ रही है आपको, लेकिन जब समझा रहा हूं तो समझिएगा। प्रतिदिनम आ गया, प्रतिदिनम में क्या करना पड़ेगा? मूल शब्द को, इसमें मूल शब्द है क्या? दिनम। अब इसको क्या करना पड़ेगा? दो बार लिखना पड़ेगा, दिनम दिनम, बोलो सही है। दिनम दिनम में विभक्ति द्वितीय लगा दी मैंने, रामम दिनम, रामम दिनम लगा दी, दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम प्रति, ये हमारा क्या हो गया है? क्या हो गया? विग्रह हो गया, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि प्रति मासम, तो आप खुद समझदार बच्चे हो, इंटेलिजेंट बच्चे हो, सर हमें तो एक उदाहरण बता दीजिएगा, बाकी का हम अपने आप कर देंगे। तो आप ही करोगे, मैं थोड़ी ना करूंगा। तो क्या आ जाएगा? मासम मासम, बताओ क्या? मासम मासम प्रति, मासम मासम प्रति, अर्थात दिनम दिनम प्रति मतलब प्रत्येक दिन, मासम मासम प्रति मतलब प्रत्येक मास, ठीक है। अगर मैं बोलूं प्रति वर्षम, तो क्या करोगे? सर हमें आता है, मत समझाओ आप, बस एक उदाहरण बता दिए करो। अरे उदाहरण तो सारे बताने पड़ेंगे आपको। तो यहां पर क्या देगा? तो वर्षम वर्षम क्या? प्रति, वर्षम वर्षम प्रति, तो क्या हो गया? प्रत्येक वर्ष, हर वर्ष, ठीक है, प्रत्येक वर्ष। और बोलूं आपको मैं, अब आपको मैं खुद ये लिखूंगा, विग्रह करूंगा, अब खुद करोगे आप। क्षणम क्षणम क्या? प्रति, क्षणम क्षणम क्या? प्रति। अब मैं बोलूंगा ग्रहम ग्रहम प्रति, ग्रहम ग्रहम प्रति। सर ये तो बिल्कुल सिंपल है, लगता है सर आशा लिखा है तब। ग्रामम ग्राम प्रति, ग्रामम ग्रामम प्रति, ग्रामम ग्रामम प्रति। अगर मैं बोलूं आगे तो देखिएगा, नगरम नगरम प्रति, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना बड़े लग रहा है, नगरम नगरम प्रति। अगर मैं बोलूं तो वनम वनम प्रति, वनम वनम प्रति, जहां पर भी आपको प्रति शब्द दिख जाए और जो मूल शब्द है वो दो बार दिख जाए, तो समझ लीजिएगा हमें क्या होगा? वो अव्ययीभाव समास होता है। कौन सा होता है? अव्ययीभाव समास होता है। आज जो हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे कि हम आपके लिए क्या करें? रोजाना के लिए रोजाना नई वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। लिख रखा है ना कि दिनम दिनम प्रति, प्रति मासम मासम प्रति, वर्षम वर्षम प्रति। अब क्या आएगा? क्षणम क्षणम प्रति, अर्थात प्रति क्षणम, प्रति क्षणम। इंटरेस्ट आ रहा है ना आज?
प्रतिग्रहम, प्रतिग्रहम, और प्रतिग्रामम, प्रतिग्रामम, और देखिएगा प्रतिनगरम, प्रतिनगरम, और देखिएगा प्यारे बच्चों प्रतिवनम, प्रतिवनम। ठीक है, हमारे पास हो गए। अब एक नियम और बच रहा है हमारा, क्या? पांचवा नियम बच रहा है अव्ययीभाव समास का, और आज हम इस समास को क्या कर देंगे, कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं आज हमारा जो इसका अगला नियम है, छठा नियम है, 5 नियम हमारे हो गए हैं। तो हमारा छठा नियम क्या आएगा, देखिएगा। हिंदी में हम क्या करते थे, उदाहरणों को याद करते थे, लेकिन यहाँ पर ट्रिक के अनुसार याद करेंगे हम। जहां पर समीपम आ जाए वहां पर क्या लगता है, उपनियम आता है। और समास कौन सा होता है भैया, अव्ययीभाव समास होता है। जहां पर आपको पश्चात मिल जाए वहां अनु उपसर्ग होता है, अनु नियम लगता है। और समास कौन सा लगता है, अव्ययीभाव समास होता है। सह के साथ में तृतीय विभक्ति लगाते हैं, और सह में क्या आता है बताइएगा, सहितम आता है। उसके बाद में क्या बताया मैंने चौथा, कौन सा बताया है मैंने चौथा, सह के बाद में निर बताया। निर मीन्स क्या होता है, अभावार्थ में होता है। और पांचवा मैंने बता दिया प्रति, और प्रति मतलब क्या होता है, पर जैसे मान लीजिए उदाहरण लिखा रखा है प्रति दिनम, तो दिनम दिनम प्रति, अर्थात प्रत्येक दिन। आइए देखते हैं, हमारा लास्ट उदाहरण हमारा आता है यथा। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, व्यूज बढ़ाओ, हम आपके लिए रोजाना के रोजाना नई वीडियो लेकर आएंगे। और देखते रहना, अभी हम थोड़े दिनों बाद में आपके लिए और फैसिलिटी देंगे आपको। ठीक है, तो हमारी वीडियो को देखते रहना है आप। अब यथा है, अब यथा में क्या दिख रखा है कि अव्ययी भाव में यथा पद का प्रयोग लिखिएगा। अव्ययी भाव में यथा पद का प्रयोग, यथा पद या यथा शब्द का प्रयोग बस थोड़ी देर की और वीडियो बारे, बस का प्रयोग अनतिक्रमे, अनतिक्रमे। ठीक है, अर्थात अनतिक्रमे का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं के अनुसार, के अनुसार अर्थ में होता है, अर्थ में होता है। भैया वीडियो देखते रहो रोजाना, और अपने नोट्स बना लीजिएगा, एग्जाम के टाइम में बहुत काम आएंगे नोट्स। आगे लिख रखा है द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, और क्या है, एक वचन का प्रयोग होता है, एक वचन का प्रयोग होता है, एक वचन का प्रयोग होता है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे साथियों, देखिएगा यथा आ गया। यथा हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 5वीं क्लास में पढ़ रहे थे समास हिंदी में, लेकिन संस्कृत में तो हमने कहां से स्टार्ट किया है, 9th में क्या था, लेकिन 9th में अव्ययीभाव समास आता ही नहीं है। 10वीं क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, अव्ययीभाव समास। और हमारा जो अव्ययीभाव समास में लास्ट हमारा जो नियम है यथा। ठीक है, अब जब हम विग्रह करेंगे तो अनतिक्रम में लिखेंगे और द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे। चलो आते हैं उदाहरण की ओर, मैं लिख देता हूं उदाहरण में। उदाहरण नंबर 1 है, तो क्या आ जाएगा, यथा शक्तिम। देखिएगा हमने पूरा अव्ययीभाव समास पढ़ा, इसकी पहचान क्या मिली अव्ययीभाव समास में, कि मैं अलंत मिलेगा। आपको सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी पहचान हमारी आती है कि अव्ययीभाव समास में मैं अलंत मिलेगा समझ पद का। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, विग्रह करेंगे। तो क्या करेंगे, अव्ययीभाव में यथा पद का प्रयोग अनतिक्रम में अर्थात के अनुसार में होता है। और विभक्ति करेंगे, कौन सी विभक्ति लगाएंगे, द्वितीय एक वचन, अर्थात क्या जाएगा, शक्तिम अनतिक्रम, अनतिक्रम। और इसका मतलब क्या होगा, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। बताओ सिंपल ही है ना सर, सिंपल ही है। हम तो ऐसे डर रहे थे कि समास पता नहीं क्या ही होगा। अरे समास तो संधि से भी सरल है, अगर हम ईमानदारी के साथ देखिए तो बहुत ही सरल है समास तो। इसके बाद मैं यह लिखूं यथा रीतिम, यथा
रीतिम, तो क्या लिखेंगे हम बताइएगा, रीतिम अनतिक्रमे, क्या लिखेंगे, रीतिम अनतिक्रमे। सर मजा आ गया पढ़ने में आज। नीतिम अनतिक्रमे अर्थात रीति के अनुसार, जहां पर आपको अनतिक्रमे दिख जाए कौन समास करेंगे, अव्ययी भाव समास करेंगे। सहित मिल जाए कौन समास करेंगे, अव्ययीभाव समास करेंगे। समीप मिल जाए अव्ययीभाव समास करेंगे। अभाव मिल जाए अव्ययीभाव समास करेंगे। और क्या मिल जाए, सहिता मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। पश्चात मिल जाए अव्ययीभाव समास करेंगे। और अनतिक्रम मिल जाए तो कौन समास करेंगे, अव्ययीभाव समास करेंगे। दो उदाहरण मैंने आपको बता दिए, उदाहरण और लिखिएगा। लिखूं मैं, कालम, कालम अनतिक्रमे, कालम अनतिक्रमे। इसके बाद में और है इच्छाम, इच्छाम अनतिक्रमे। और इसके बाद में है नियमम, नियमम अनतिक्रमे। बोलो ठीक है। अब क्या लिखेंगे इसका, इसका हम लिखेंगे यथा लगा देंगे, क्या दिक्कत आ रहा है, यथा कालम, यथा तो लगाना, नियम पढ़ रहे हैं, यथा कालम। यथा इच्छा नहीं लिखेंगे, यथेच्छाम, ठीक है, यथेच्छाम, यथा नियम, नियमम, ठीक है। नियम तो है, मैं अनंत लगाएंगे, नियमम, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया है, अव्ययीभाव समास का ये कंप्लीट हो गया। और देखता हूं इसके उदाहरण मिल जाएंगे तो आपको। और भी है, यथा देवम, यथा देवम, तो क्या लिखेंगे भैया प्यारे बच्चों, बताओ क्या लिखेंगे, देवम अनतिक्रमे, क्या लिखेंगे, देवम अनतिक्रमे। अर्थात लास्ट का क्या ले लेंगे हम, वर्ण ले लेंगे, लास्ट का शब्द ले लेंगे तो हो जाएगा देवम अनतिक्रमे। अगर मैं बोलूं यथा रूपम, यथा रूपम, तो क्या लिखेंगे भैया, क्या लिखेंगे, रूपम अनतिक्रमे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अव्ययीभाव समास हमारे पूरे दिमाग में बैठ गया, फिट बैठ गया है। हम कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि हमने, अगर फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो नोट्स बना लीजिएगा और हमारे वीडियो को रोजाना देखते रहिएगा। हम आपके लिए रोजाना नई नई वीडियो लेकर आएंगे। और मैं आपको लास्ट में ये कहना चाह रहा हूं कि आप हमारे व्यूज बढ़ाओ, अपने यार दोस्तों से, रिश्तेदारों से क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, जिससे कि हम क्या करें, आपके लिए रोजाना नई नई वीडियो लेकर आए। और इसी के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना कर अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।